आज सीआरपीसी का मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सीआरपीसी की रिलेवेंस क्या है और मतलब वो क्यों लेके आया गया। तो देखिए, जैसे सबसे पहले इसके जो उसका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर की बात कही जाती है, तो सबसे पहले तो हमें क्लियर हो गया कि ये प्रोसीजर बताता है। ठीक है, तो प्रोसीजर किस चीज का और प्रोसीजर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भी कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, तो ऑफेंस होता है तो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हमें मिलेंगे किसमें, वो पर्टिकुलर स्टैट्यूट, क्रिमिनल स्टैट्यूट जिसमें कि उस पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस बताया गया। उदाहरण के तौर पर इंडियन पीनल कोड आ गया, तो अक्यूज्ड ने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है या नहीं किया, उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हमें कहां से पता चलेगा, इंडियन पीनल कोड से। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरे क्रिमिनल एक्ट्स हैं, पॉक्सो हो गया आपका, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, उसके बाद मान लीजिए पीएमएलए हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हमें बताते हैं कि कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस, उनकी डेफिनेशंस बताते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो यहां से तो हमें पता चल जाएगा कि ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद पिक्चर में आता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। देखिए, ऑफेंस कमिट हो गया तो एक अक्यूज्ड है, एक विक्टिम है, ठीक है, तो अब अक्यूज्ड को तो सजा मिले और विक्टिम को न्याय मिले, तो यहां पर पिक्चर में आता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कर रहा है, वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के प्रॉपर डिस्पेंसेशन के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म दे रहा है। ठीक है, कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऑफेंस हो गया, सबसे पहले आप करेंगे कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उसके बाद क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट होने के बाद आपको पता चलेगा कि साहब अक्यूज्ड कौन है, अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप इनिशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स करेंगे, उसके अगेंस्ट आपने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। उदाहरण के तौर पर आप उसको बोलेंगे कि आप कोर्ट में आके जवाब दीजिए, आप ट्रायल फेस कीजिए, ये सब चीजें आप अक्यूज को बोलेंगे, तो उसके अगेंस्ट हमने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया। उस प्रोसेस के इनिशिएट होने के बाद ट्रायल का कंडक्ट होगा, ट्रायल चलेगी, और ट्रायल के बाद या तो वो एक्विट होगा या वो कन्विक्ट होगा। तो उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आती हैं कि उसको सजा किस तरीके से पूरी करनी है, वो सब चीजें आती हैं। तो सीआरपीसी एज अ होल हमें इन सब चीजों के बारे में, पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताता है, पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है। जैसा मैंने आपको बोला, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बात करेगा कि एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अक्यूज को कैसे आप उसके अगेंस्ट इनिशिएट प्रोसेस करेंगे, ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट होगी, और ट्रायल कंडक्ट होने के बाद जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो भी हमें सीआरपीसी सारा मैकेनिज्म देता है। लेकिन साथ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है, और सीआरपीसी में इसका खास ध्यान रखा गया है। आप इसको सीआरपीसी का गोल भी बोल सकते हो। किस चीज का ध्यान रखा गया है, सीआरपीसी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का हमें एक बैलेंस बना के चलना है। सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का हमें एक बैलेंस बना के चलना है। तो सबसे पहले सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है, मान लीजिए हम हमेशा ये बोलते हैं जो क्राइम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द सोसाइटी, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है। तो पूरी सोसाइटी ये चाहेगी कि एक्चुअल जो कल्प्रिट है उसको सजा मिले, एक्चुअल कल्प्रिट जो है उसको सजा मिले, उसको पकड़ा जाए, उसको पनिशमेंट हो। तो ये तो क्या हो गया, सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है कि जिसने भी गलत किया है पता कीजिए किसने किया है और उसको पनिश किया जाए, बिकॉज दिस इज एन ऑफेंस नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी। वहीं पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि भैया आप किसी को भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दे रखी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट गारंटी कर रखी है, आप उनको डिप्राइव नहीं करेंगे जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। भाई मान लीजिए आपने किसी को बिना बात पे अरेस्ट कर लिया, वो उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, या आप किसी को बिना बात पे जेल में रख रहे हैं लंबे समय तक, उसकी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो सारी आप कर्टेल कर रहे हैं। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन राइट उसको दी गई है, और उन राइट्स का और सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है उनके बीच में हमें एक बैलेंस बना के चलना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आ जाता है बेल में। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जब भी हम किसी को बेल ग्रांट करने की बात करते हैं, whenever we consider that whether we should give bail to an accused or not, तो हम क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। देखिए, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सकॉन्डिंग कि वो भाग तो नहीं जाएगा, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, क्या वो उस सोशल स्टेटस के कारण
विटनेस को इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, उस एरिया का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, मान लीजिए कोई एमपी है, कोई एमएलए है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी ना कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद हम साथ में ये भी कंसिडर करेंगे कि क्या वो जो उसने ऑफेंस किया उसको दोबारा तो नहीं दोहराएगा, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, क्या उसका ये पहला ऑफेंस है और लगातार ऑफेंस करता रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स क्यों कंसिडर किए जाते हैं? ये सारे फैक्टर्स इसलिए कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें जो सोसाइटल इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसके बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटल इंटरेस्ट के चक्कर में हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बिल्कुल नकार दें, उसकी सारी राइट्स ही छीन लें, और हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तवज्जो देते हुए हम सोसाइटल इंटरेस्ट को बिल्कुल ताक पे रख दें। तो हमें इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। ये सीआरपीसी का मेन गोल रहता है और उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब इसी दिशा में बनाए गए हैं। उन सब प्रोविजंस की एक ही कोशिश है कि सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उनको बैलेंस किया जाए, एक इंटरेस्ट के उसके ऊपर दूसरे इंटरेस्ट को बिल्कुल ना नकारा जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज हमें यहां पर समझने की जरूरत है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, मान लीजिए सोसाइटल इंटरेस्ट और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, सोसाइटल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और जी आपका एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट है और एक तरफ आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। इनके बीच जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सोसाइटल इंटरेस्ट को हमें तवज्जो देनी है, ये प्रिवेल करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। हमने कहा कि इसको बैलेंस बना के चलना है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि हमें इसमें से एक को चुनना है, या तो सोसाइटल इंटरेस्ट को चुनना है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को चुनना है। मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी है जो कि हमें लग रहा है कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, वो दोबारा से ऑफेंस कमिट कर सकता है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसको बेल मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको बेल नहीं देंगे, हम सोसाइटल इंटरेस्ट को तवज्जो देंगे। और सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है कि जो अक्यूज्ड है, जिसने भी गुनाह किया है, उसको हम फाउंड आउट कर सकें, उसके अगेंस्ट ट्रायल चले, उसको पनिश किया जा सके। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि जब भी सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें सोसाइटल इंटरेस्ट को तवज्जो देनी है, और ये ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट आता है बेल वाले मैटर्स में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी का एक पर्टिकुलर पर्पस है, और पर्पस क्या है? जस्टिस डिलीवरी। जस्टिस डिलीवरी, एक ऑफेंस हो गया, उसके बाद न्याय मिल सके, और न्याय के दो प्रारूप होते हैं। न्याय ये भी कहता है कि विक्टिम को न्याय मिले, और न्याय ये भी कहता है कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिले। ठीक है जी। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडा देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा ये है कि बदलते हालात से, बदलते टाइम के अनुसार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाने पड़ते हैं। उसे हम कहते हैं इवॉल्विंग। कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है, बदलते हालात, बदलते समय के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और उसको आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करते हैं। तो द सेम फंडा विल अप्लाई इन द केस ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो। देखिए, हम जो पर्पस और गोल्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें लगातार से अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सीआरपीसी भी हमेशा एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में रहता है। वो हमेशा एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में रहता है। और इवॉल्व कैसे करता है वो? हम नए प्रोविजंस उसमें डाल देते हैं, किस लिए? ताकि क्रिमिनल प्रोसेस को हम ज्यादा इफेक्टिव बना सकें। उसी के साथ साथ हम ज्यादा सेफगार्ड भी डालते हैं। एक अक्यूज्ड को हम ज्यादा परेशान ना करें, उसके साथ इनजस्टिस ना हो, तो उसके हम सेफ गार्ड भी डाल देते हैं सीआरपीसी में। तो मैंने आपको बोला कि लगातार सीआरपीसी क्या है, वो इवॉल्विंग प्रोसेस में रहेगा। बदलते हालातों के अनुसार हमें सीआरपीसी को रिलेवेंट रखने के लिए उसमें लगातार बदलाव लाने पड़ेंगे। तो हम उसमें प्रोविजंस ऐड करेंगे, वो प्रोविजंस जो कि क्रिमिनल प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं और साथ में जो कि सेफगार्ड करते हैं अक्यूज की राइट्स को। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी इवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है
उसको किसी भी सूरत में वॉलेट नहीं किया जा सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भी बदलाव कीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले सबसे जो मजबूत तरीके से बात कही गई थी ये केशवानंद भारती के केस में कही गई थी। ठीक है जी। अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ की एक डिग्निटी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि आप जब तक सभी पार्टियों को नहीं सुन लेंगे, सभी पार्टियों को आप एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए, तब तक न्याय नहीं किया जा सकता। इसलिए आप कभी भी कोई फैसला करें तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। तो बहुत सारी बेसिक फीचर्स हमने केशवानंद भारती के केस में देखी और स्पष्ट कहा गया, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, कि कुछ भी बदला जा सकता है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, उसके साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस आया और देखिए 1974 में, 1 अप्रैल 1974 में हमारा जो सीआरपीसी है, जो प्रेजेंट सीआरपीसी है, वो फोर्स में आता है। और प्रेजेंट सीआरपीसी में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए वो सारे सेफगार्ड्स अपने सीआरपीसी में भी हम लेकर आए। ठीक है जी। तो सबसे पहले इवोल्यूशन हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1974 में जब सीआरपीसी आता है तो उससे कुछ समय पहले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की जजमेंट आती है। उस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही जाती है और उसी बेसिक स्ट्रक्चर के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए सीआरपीसी बनाया गया और उसके जितने भी सेफगार्डिंग जो एलिमेंट्स थे उसको हमने सीआरपीसी में भी हमने उनको डालने का काम किया। उसके बाद अगर हम एवोल्यूशन हिस्ट्री की बात करें तो हम सीधे आते हैं 1978 पर। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, जो कि पीएन भगवती जी ने जजमेंट डिलीवर की थी और ये 7 जज बेंच है, 7 जज की बेंच थी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस रिलेवेंस की बात करें तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस केस में कहा गया था कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है आर्टिकल 21 में, वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, वो नॉन आर्बिट्ररी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। तो जब हम ये कहते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 में अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट कोई एक्ट करना है तो वो प्रोसीजर कौन सा होना चाहिए? जो कि लॉ ने एस्टेब्लिश किया। लेकिन हमने साथ में ये कहा कि वो जो प्रोसीजर है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, वो नॉन आर्बिट्ररी प्रोसीजर नहीं होगा। इसी के आगे चलते हुए 1978 में ही सीआरपीसी में फिर से अमेंडमेंट की गई और इसके प्रोसीजर को ज्यादा फेयर और रीजनेबल बनाया गया। उसके बाद हम आते हैं 1997। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसके कारण सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट्स की गई अकॉर्डिंगली, वो है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997 का केस। मालिमत कमेटी 2003 मालिमत कमेटी अपॉइंट की गई थी, उसकी 2003 की जो रिपोर्ट है। और सूबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 सुप्रीम कोर्ट। इन सब केसेस के बाद या कमिटीज की रिपोर्ट के बाद रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हमारे सीआरपीसी में किए गए हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा। तो यहां पर हिडन प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है। हिडन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इंटरप्रिटेशन में, मान लीजिए कोई प्रोविजन है और उसकी दो या दो से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं कि भैया इस प्रोविजन का मतलब ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, तो हम कौन से इंटरप्रिटेशन को मानेंगे? तो हिडन प्रिंसिपल कहता है कि हम उस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करेंगे जो कि सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को बेटर सर्व करती है। और पर्पस हमने क्या पढ़ा था? जस्टिस डिलीवरी और सोसाइटल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बैलेंस। ठीक है, तो जो इस पर्पस को अच्छे से सॉल्व करता हो वो वाला हम इंटरप्रिटेशन उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड विद दिस वी एंड दी फर्स्ट एपिसोड, जिसमें कि हमने सीआरपीसी का पर्पस समझा, सीआरपीसी के गोल समझे, किस तरीके से सीआरपीसी लगातार इवॉल्व हो रहा है, उसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री भी हमने समझने की कोशिश की। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।